हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं मित्र, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देख लेते हैं। दोस्त हम लोग LTGIC के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत देख रहे थे। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश, सारे वंश का हम लोग अब तक देख चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की थी। तो आइए देखते हैं भैया दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। तो मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी या धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। तो दिल्ली सल्तनत में जो दो दोस्त खलीफा जो था वो मुस्लिम जगत का सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता था। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद गजनबी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दोस्त ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वह कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो यह उपाधि मोहम्मद गजनबी ने प्रदान की थी। तो सुल्तान उपाधि धारण की उसने यह उपाधि मोहम्मद गजनबी से प्राप्त की थी। तो खिलजी खान को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी ऐबक ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। खान ने तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रभुत्व स्वीकार किया और अजय के आला की उपाधि धारण की और उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने इस प्रकार किया और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए उत्तराधिकार के बारे में जान लेते हैं दोस्त। आइए दिल्ली सल्तनत के शासकों के उत्तराधिकारी अगला देख लेते हैं। तो मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सल्तनत की सरकार में वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया। उसने अपने पुत्रों के स्थान पर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। खिलजी क्रांति 1290 से बलबनी वंश का अंत हुआ जिसका ऐतिहासिक महत्व है। इस क्रांति से शक्ति का हस्तांतरण एक सजातीय वर्ग से विषम जाति वर्ग भारतीय मुसलमान के पास हो गया। गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने से कुलीन और तंत्री आधारित जनजातीय आधार पर शासन करने का प्रचलन समाप्त हो गया। तुगलक कोई जनजातीय नाम नहीं था बल्कि व्यक्तिगत नाम था। आगे देख लेते हैं भैया। खिलजी खान ने सरदारों के द्वारा चुने गए दौलत खान लोदी को हराकर स्वयं सत्ता हथियार ली थी। सैयद वंश की नींव डाली। बहलोल लोदी ने सुल्तान बनते ही कुलीन तंत्री शासन जाति अधिकार फिर से प्रारंभ हुआ। लोदी शासकों के शासनकाल में राजनीतिक पदों का ही नहीं अपितु सेना का भी अफगानीकरण कर दिया गया। अगला देखते हैं दोस्त। अगला राजत्व का सिद्धांत। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सुल्तान की उपाधि कुलीन सरदारों से बहुत ऊपर नहीं थी। वह महान तुर्की अमीरों को अपने समकक्ष समझता था तथा सिंहासन पर बैठने में संकोच करता था। बलबन ने इस प्रथा की खामियों को समझ लिया और इसे दूर करने में कृत संकल्प था। उसने राजस्व को अमीर वर्ग के ऊपर रखा। अगला देख लेते हैं दोस्त। आगे आइए देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में दोस्त। तो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि राजा देवत्व का अंश होता, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुल्तान पद की गरिमा को सदा सर्वोपरि रखा तथा उसके लिए सिकंदर ए सानी जैसी उपाधियां धारण की। अलाउद्दीन ने काजी मुगीसुद्दीन ने कहा वह ऐसे आदेश जारी करता था जिनने वह राज्य के लिए उपयोगी तथा
परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण समझता है, वह यह नहीं पूछता है कि क्या शरीयत में उसकी अनुमति है अथवा नहीं। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक की शासन में किसी वर्ग या व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था। प्रारंभ में न तो उसने अपनी सुल्तान पद के लिए खलीफा से स्वीकृति ली और न ही अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग के आधिपत्य को उसने मोहम्मद बिन तुगलक खत्म कर दिया। योग्यता के आधार पर पद बांटे। अपनी हिंदू प्रजा के साथ उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। फिरोज तुगलक ने हर कार्य उलेमा की मर्जी तथा शरीयत के अनुसार किया और इस प्रकार सुल्तान के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए। लोदियों के शासनकाल में राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित थी और ऐसी स्थिति में उसकी शासन व्यवस्था राजतंत्री न होकर कुलीन तंत्री थी। जैसा कि कहा गया है कि बहलोल लोदी द्वारा अफगान अमीरों को दी गई रियायतों से शाही ताज की गरिमा पदोन्मुख हो गई तथा राजतंत्र की प्रतिष्ठा घटकर उच्च अमीर वर्ग के समतुल्य हो गई। आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे। प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं दोस्त, आइए। प्रशासनिक व्यवस्था संरचना किस तरह की थी दोस्त? तो मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक संरचना मुख्यतः फारसी अरबी पद्धति पर आधारित थी, किंतु सैन्य संगठन तुर्क मंगोल पद्धति से किया गया था, जबकि हिंदुओं की भू राजस्व पद्धति को भी कायम रखा गया था। इस प्रकार प्रशासनिक अवसंरचना मिश्रित ढंग से की थी। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। वह राज्य का सर्वोच्च संचालक, न्यायीकरण में सबसे बड़ा निर्णायक, कानून का सूत्रधार और सेना का प्रधान सेनापति था। सुल्तान राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों को मजलिस-ए-खलवत अथवा मजलिस-ए-आम में चर्चा करता था, जिसमें अत्यधिक विश्वासपात्र तथा उच्च अधिकारियों को भाग लेने की अनुमति थी। सुल्तान सभी विभागों अथवा राज्य की प्रत्येक शाखा का स्वयं संचालन करता था। उसके काम में मंत्रियों का एक वर्ग उसकी सहायता करता था। मंत्री अपने अपने विभागों के प्रभारी होते थे, किंतु उनकी नीति सदैव सुल्तान द्वारा निर्देशित व शासित होती थी। अमीर वर्ग राजकीय शक्ति पर व्यवहारिक नियंत्रण करने हेतु केवल दो ही कारक थे: अमीर वर्ग का दबाव तथा उलेमाओं का प्रभाव। 13वीं शताब्दी में अमीर वर्ग में विदेशी मूल के लोग थे, लेकिन वे दो समूहों के थे: तुर्की दास अमीर और गैर तुर्की ताजिक अमीर वर्ग, जो कुलीन वर्ग के थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से अमीरों की स्थिति पूरी तरह बदल गई। पुराने अमीरों को कमजोर करने की दृष्टि से उसने मिश्रित जनजाति आधार पर पदाधिकारियों की एक नई व्यवस्था स्थापित की। लोदियों ने अमीरों का सम्मान इतना बढ़ा दिया कि उनका सुल्तान सम्मानों में प्रधान की तरह रह गया। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए आगे। सदात अमीर मंगोल मूल की एक संस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके विद्रोह के द्वारा बहमनी साम्राज्य का उद्भव हुआ। शक्तिशाली अमीरों एवं उनके समूहों की गतिविधियों का निर्धारण जाति निष्ठा एवं जाति समूह विशेष के प्रति विशेष लगाव था। व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु महत्वाकांक्षी कार्यों आदि के द्वारा होता था। उलेमा वर्ग इस्लामिक धर्माचार्यों तथा शरीयत कानून के रूढ़िवादी व्याख्याकारों को उलेमा कहा जाता था। वास्तव में इस्लामिक कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित है। शरीयत के अनुसार व्याख्याकार होने के कारण उलेमाओं को दो महत्वपूर्ण कार्य करते थे। वे धार्मिक विषयों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामले में सुल्तान के सलाहकार थे। राज्य के न्यायिक पदों पर उनका वास्तविक एकाधिकार था। बलबन के शासनकाल के दौरान उलेमाओं को कुछ सीमा तक
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने उलमाओं की गतिविधियों को सीमित किया। हुमायूं तुगलक अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण उलमाओं के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि वे उनसे अपेक्षा करते थे। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।